डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। 152 मुझे आपका चेहरा याद नहीं। अब तक सिक्के से वही गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तुम उसके साथ हमारे मुख्य समुदाय में आ जाओ, लेकिन पुस्तकालय में जाने के लिए उसे भी हमारी एक शर्त माननी होगी। जब कर्नल नीलेश ने अपने समुदाय लीडर की पूरी बात सुनी तो वह भी थोड़ा उत्सुक हो गया। अब आगे। अपने लीडर की बात सुनकर कर्नल नीलेश ने स्वर्णिम सिक्के को अपने समीप लाते हुए उत्साहित स्वर में कहा, लीडर, मैं आपके कहे अनुसार उन औषधियों के स्वामी को आपकी शर्तों से अवगत करा दूंगा। इतना कहकर कर्नल नीलेश ने स्वर्णिम सिक्के को वापस रख दिया। यहाँ कर्नल नीलेश ने अपने समुदाय लीडर को करण के साथ हुई डील की जानकारी दे दी थी, तो वहीं अहाना अभी अपने समुदाय लीडर से संपर्क कर रही है। अहाना ने अपने स्वर्णिम सिक्के को समीप लाते हुए कहा, लीडर को जूनियर अहाना का सम्मान, मुझे शर्मा परिवार के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इतना कहकर अहाना ने कुछ देर तक इंतजार किया। तभी सिक्के में से एक महिला की आकर्षक, कोमल तथा दृढ़ ध्वनि सुनाई दी, अहाना, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जानकारी बताइए। इन शब्दों में उत्साह तथा अधीरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। ये सुनकर अहाना ने जल्दी से सिक्के को अपने समीप लाते हुए कहा, लीडर, एक 10 वर्ष की छोटी लड़की है जिसके गले में शुद्ध नील मणि का लॉकेट है और उस लड़की के शरीर से शर्मा परिवार से मिलती जुलती आभा महसूस हो रही थी, लेकिन मैं उस लड़की के साधना स्तर को नहीं समझ सकी। इतना कहने के बाद अहाना को लंबे इंतजार के बाद एक उत्साहित तथा उल्लासपूर्ण ध्वनि सुनाई दी, ओह, क्या वो वह हो सकती है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, तुम उसे जल्द से जल्द हमारे मुख्य समुदाय में लेकर आओ। ये सुनकर अहाना ने थोड़ी उलझन महसूस किया और उसने सिक्के को अपने समीप लाते हुए कहा, लीडर, दरअसल उस लड़की को एक युवक ने अपनी बहन स्वीकार किया है तथा उस युवक की एक कंपनी है जिनके द्वारा 2 विशेष औषधियों का उत्पादन किया जाता है और वे औषधियाँ। इसके बाद अहाना ने मीटिंग में हुई सारी घटना का विवरण बता दिया। ओह, वह युवक, क्या वह किसी महान व्यक्ति का शिष्य है जो अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं? इसे ऐसा ही होना चाहिए। तुम उस युवक को उस छोटी लड़की के साथ हमारे समुदाय में लेकर आ जाओ और ऐसा जल्द से जल्द करो। आह, वैसे उस लड़की का नाम क्या है? सिक्के से जिज्ञासा भरी ध्वनि सुनाई दी। ये सुनकर अहाना ने अपने सिक्के को समीप लाते हुए कहा, लीडर, उस छोटी लड़की का नाम राधा है और मैं उसे जल्द से जल्द आपके पास लाने का प्रयास करूंगी। इतना कहकर अहाना ने सिक्के को एक गहरी नज़र से देखा और उसे वापस रख दिया। हिमपुष्प समुदाय के भीतर एक बड़े से बर्फ महल में सफ़ेद परिधान पहने एक सुंदर तथा आकर्षक महिला ने अपने होंठ काटे और धीमे स्वर में कहा, राधा, राधा, यह अच्छा है, क्या बड़ी बहन को यह पसंद आएगा? इतना कहते ही वह सुंदर महिला उत्सुकता से अपने कमरे से निकल गई और महल के गलियारों से होते हुए वह एक कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी सुंदर महिला ने कमरे के दरवाजे को देखते हुए उन्हें धक्का देकर खोल दिया और कमरे के अंदर चली गई। वही भट्ट परिवार के हॉल में करण, साक्षी, युवराज, तान्या, ब्रिजेश जी और शुभम आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी शुभम ने करण को देखते हुए पूछा, मिस्टर करण, आप तक वापस जाने की योजना बना रहे हैं? ये सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोगों का चेहरा जम गया, लेकिन करण ने शुभम को देखकर हंसते हुए कहा, भाई शुभम, क्या आप मेरे यहाँ रहने पर असहज महसूस करते हैं? करण की बात सुनकर शुभम ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मिस्टर करण, आपने मेरी बातों का गलत अर्थ समझ लिया है। मैं तो ये कहना चाहता था कि अगर आप यहाँ लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे हैं तो क्यों न मैं आपको मुंबई के कुछ मशहूर स्थानों पर लेकर जाऊँ। ये सुनकर करण ने मुस्कुराकर इनकार करते हुए कहा, भाई शुभम, मैं आपके विचार से सहमत हूँ, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है, पर मैं भाई शुभम से यह वादा करता हूँ कि जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं भाई शुभम को मुंबई के मशहूर स्थानों पर लेकर जाने के लिए उन्हें परेशान करूंगा। करण की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस समय तक सूर्य पहले ही आकाश के मध्य में आ गया था, जिसके साथ ही वैभव, वंश जी और अन्य लोग हॉल में आ गए। उनके चेहरों पर एक उत्साह तथा उनकी आंखों में एक चमक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। जब करण ने उन सभी के उत्साहित चेहरों को देखा तो उसके होठों पर भी धीरे से मुस्कान आ गई। तभी वंश जी ने करण को देखते हुए कहा, मिस्टर करण, आपने आगे के लिए क्या योजना बनाई है? ये सुनकर करण ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, वंश जी, मैंने 1 हफ्ते तक मुंबई में ही रहने की योजना बनाई है। हालांकि मैं भट्ट परिवार के घर में अधिक समय तक नहीं रह सकता। करण ने अंतिम के कुछ शब्दों को शुभम और ब्रिजेश जी को देखते हुए कहा। ये सुनकर ब्रिजेश जी का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया और उन्होंने करण को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर करण, आप चाहे तो भट्ट परिवार में हमारे साथ रह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सुनकर करण ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, ब्रिजेश जी, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है, अब मुझे इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। करण के शब्दों में उसकी दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। आखिरकार कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति किसी और के घर पर एक दिन से अधिक नहीं रहता। करण के दृढ़ स्वर को सुनकर ब्रिजेश जी ने इस बार कुछ नहीं कहा।
तभी एक अनुचर भागता हुआ हॉल में आ गया, जिसे देखकर ब्रिजेश जी अपनी जगह से खड़े हो गए। यह क्या हो रहा है? क्या तुम्हें सामान्य शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है? ब्रिजेश जी ने क्रोध भरे स्वर में कहा। उनकी आवाज से यह स्पष्ट था कि वह उस अनुचर के अचानक आने से बहुत गुस्से में थे। ब्रिजेश जी बात सुनकर उस अनुचर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मुझे क्षमा करें मालिक, लेकिन बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं और वे मिस्टर करण से मिलना चाहते हैं। अनुचर की बात सुनकर ब्रिजेश जी ने करण को हैरानी से देखा और फिर अनुचर को देखते हुए कहा, जाओ तुम उन्हें अंदर लेते आओ। ये सुनकर वह अनुचर वहां से चला गया। तभी महेश जी ने करण को देखते हुए पूछा, मिस्टर करण, क्या आप जानते हैं कि यह पुलिस वाले क्यों आए हैं? ये सुनकर करण ने अपने कंधे उचका दिए। कुछ ही देर में हॉल के अंदर 3 कांस्टेबल और एक महिला इंस्पेक्टर आ गई। महिला इंस्पेक्टर की उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष थी। यह अमृता है। जब करण ने अमृता को देखा तो उसे डिवाइन स्टार होटल में हुई घटना याद आ गई। क्या यह उस घटना के लिए मेरे पास आई है? क्या उन्हें मुझ पर शक हो गया था? करण ने मन ही मन कहा। वही जब अमृता ने हॉल में मौजूद लोगों को ध्यान से देखा तो उसके कदम धीमे हो गए और उसने अपने पीछे चल रहे थुलथुले पेट वाले कांस्टेबल से पूछा, राम प्रसाद, क्या वह वंश राजपूत जी और वह महेश सिंघल जी है? अमृता की बात सुनकर कांस्टेबल ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मैम, यह मुझे कैसे पता होगा? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। ये सुनते ही अमृता ने अपना माथा पीट लिया। तभी ब्रिजेश जी ने अमृता को गंभीरता से देखते हुए पूछा, हेलो मैम, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप यहाँ किस कारण से आई है? ये सुनकर अमृता ने ब्रिजेश जी देखा और मन ही मन कहा, सूरज ने बताया था कि वह युवक लगभग 18 वर्ष का है और उसका नाम करण है। इतना कहकर अमृता ने ब्रिजेश जी को गौर से देखते हुए कहा, आप शायद भट्ट परिवार के मुखिया हैं। ये सुनकर ब्रिजेश जी ने अपना सिर हिला दिया। ये देखकर अमृता ने आगे कहा, जी, मुझे यहाँ एक युवक की तलाश है, जिसका नाम। इससे पहले कि अमृता आगे कुछ कह पाती, एक उत्सुक आवाज ने उसका मुंह बंद कर दिया। बड़ी बहन अमृता, आप यहाँ कैसे? ये सुनते ही अमृता की नज़र एकाएक साक्षी के ऊपर टिक गई और उसने अपनी आंखों को फैलाते हुए कहा, बहन साक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर साक्षी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं यहाँ अपने पिताजी के साथ आई थी, लेकिन उन्हें कुछ काम से वापस जाना पड़ा। साक्षी की बात सुनकर अमृता ने अपना सिर हिला दिया। वैसे मैंने सुना कि आप यहाँ करण के लिए आए हैं, क्या कुछ गलत हुआ है? साक्षी ने अमृता को देखते हुए पूछा। ये सुनकर अमृता ने साक्षी को उत्सुकता से देखते हुए कहा, ओह, लगता है कि बहन साक्षी उस युवक जिसका नाम करण है, उसे अच्छे से जानती है। अमृता की बात सुनकर साक्षी ने हल्की शर्मिंदगी के साथ अपना सिर हिला दिया। ये देखकर अमृता ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा, तो बताओ, कहाँ है वह? जी, मेरा नाम करण है, करण ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। जब अमृता ने करण को देखा तो उसे एक झटका लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस युवक को कहीं देखा है? अमृता ने करण को देखकर मन ही मन कहा। इतना कहकर अमृता ने करण को एक स्पष्ट नज़र से देखते हुए पूछा, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? ये सुनकर करण ने अपनी अभिव्यक्ति शांत रखते हुए कहा, ओह, मुझे माफ करे, लेकिन मुझे आपका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। जब अमृता ने करण के ठंडे चेहरे को देखा तब उसे डिवाइन स्टार होटल की याद आ गई। अमृता को कुछ हद तक याद था कि जब वह डिवाइन स्टार होटल में पूछताछ कर रही थी तब सभी लोगों के चेहरे पर भय झलक रहा था, सिवाय एक युवक के। और जब अमृता ने उस युवक का चेहरा अपने सामने खड़े करण से मिलाया तो उसे यकीन हो गया कि वह करण ही था। हाँ, याद आ गया, मैंने तुम्हें डिवाइन स्टार होटल में देखा था, अमृता ने करण को विस्मय से देखते हुए कहा। ये सुनकर करण की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली और उसने शांत स्वर में कहा, ओह, ऐसा है, लेकिन मुझे आपका चेहरा अभी भी याद नहीं आया। जब अमृता ने ये सुना तो उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा झलक उठा। अंततः वह अभी भी एक युवती है जिसे अपने चेहरे की विशेषताओं पर अभिमान था। हालांकि करण के शब्द काफी स्वाभाविक लग रहे थे, लेकिन एक सुंदर युवती को एक बार देखने के बाद अगर कोई कहे कि उसे उसका चेहरा याद नहीं तो यह उस युवती को सामान्य युवतियों से तुलना करने के समान है। जब साक्षी ने अमृता के चेहरे पर झलक रहे हल्के गुस्से को देखा तो उसने बात को घुमाते हुए कहा, बड़ी बहन, वैसे आप करण को क्यों ढूंढ रही थी? ये सुनते ही अमृता ने कुछ सोचा, जिसके तुरंत बाद उसका गुस्सा गायब हो गया और उसने करण को देखते हुए पूछा, तो मिस्टर करण, आज से 1.5 महीने पहले क्या आप बेली शहर के पास मौजूद जंगल में गए थे? ये सुनकर करण ने कुछ याद करते हुए कहा, ओह हाँ, मुझे याद है, उस दिन किसी ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता एक युवक ने पहले ही उसे बचा लिया था और वहां कई सारे अन्य बच्चे भी थे। करण की बात सुनते ही अमृता की आंखें चमक उठी और उसने करण को उत्सुकता से देखते हुए पूछा, तो क्या तुम उस युवक को जानते थे या फिर तुम्हें उसका चेहरा याद है या कुछ विशेष चिन्ह? ये सुनकर करण ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, ओह, वह एक अनजान युवक था और उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा था। हालांकि उसकी कदकाठी मेरे ही समान थी और उसका पूरा शरीर काले रंग के लबादे से ढका हुआ था। लेकिन इतना कहकर करण चुप हो गया। जब अमृता ने करण को यूं अचानक चुप होता देखा तो उसने अधीरता से पूछा, लेकिन क्या कुछ विशेष था? ये सुनने के बाद करण मन ही मन जोर से हंस रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे को सामान्य रखते हुए कहा, लेकिन उस युवक के हथेली के पीछे किसी तरह का चित्र बना हुआ था, पर इससे पहले कि मैं उस चित्र को ध्यान से देखता
वह युवक वहां से चला गया। ये सुनकर अमृता के चेहरे पर हल्की निराशा झलकने लगी। वही वंश जी, महेश जी और विवेक जी मन ही मन हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई करण के परिवार वालों को हाथ भी लगाएगा तो उनका क्या अंजाम होगा, जिसका मतलब था कि करण अमृता को केवल भ्रमित करना चाहता है। ओह ओह, युवराज ने खांसते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, जिसे सुनते ही अमृता की नज़र युवराज पर टिक गई और उसने हल्के आश्चर्य से कहा, छोटे भाई युवराज, क्या तुम भी बहन साक्षी के साथ आए हो? ये सुनकर युवराज ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैं भी पिताजी के साथ ही आया था। वैसे क्या बड़ी बहन को कोई परेशानी है? ये सुनकर अमृता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह, ये छोटी सी परेशानी है, मुझे उम्मीद है कि मैं इसे जल्द ही सुलझा लूंगी। इतना कहकर अमृता पीछे मुड़कर वहां से जाने लगी। तभी साक्षी ने अमृता को जाते हुए देखकर कहा, बड़ी बहन, आप अपना ख्याल रखना। ये सुनकर अमृता ने मुस्कुराकर साक्षी को देखा और अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वह अपने कांस्टेबलों के साथ चली गई। अमृता के जाते ही वंश जी, महेश जी और विवेक जी ने खुद पर नियंत्रण खो दिया और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे हॉल में इस तरह गूंज रही थी जैसे कि उन्होंने कोई मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। ये देखकर ब्रजेश जी, शुभम, युवराज और साक्षी के चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए तो वही करण के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वंश जी, महेश जी और विवेक जी ने हंसना बंद कर दिया। तभी करण ने साक्षी को देखते हुए पूछा, साक्षी, क्या तुम उन्हें जानती हो? ये सुनकर साक्षी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह बड़ी बहन अमृता है और वह कश्यप परिवार से है। ये सुनते ही वंश जी, महेश जी का चेहरा जम गया। तभी वंश जी ने खड़े होते हुए कहा, क्या अमृता कश्यप? लेकिन वह तो। वंश जी आवाज में बेचैनी झलक रही थी, जिसे देखते हुए करण ने पूछा, क्या हुआ वंश जी, क्या उसके बारे में कुछ अजीब है? ये सुनकर वंश जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह काफ़ी छोटी थी जब मैंने उसे देखा था, लेकिन वह पुलिस में क्यों है? क्या जितेंद्र ने उसे इसके लिए अनुमति दी है? ये सुनकर साक्षी ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा, उसने अपने परिवार से झगड़ा कर लिया है और अब वह अकेले ही रहती है। ये सुनकर वंश जी को अमृता के हालातों पर थोड़ा बुरा महसूस हुआ। तभी करण ने देखा कि उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। अब क्या होगा आगे, किसका कॉल आ रहा है करण को? कहीं वह नीलगिरी समुदाय या फिर हिमपुष्प समुदाय तो नहीं? क्या अमृता पता लगा पाएगी कि करण ने ही उन बच्चों को बचाया था और डिवाइन स्टार होटल में उन लड़कियों को बचाया था? क्या राज है हिमपुष्प समुदाय और शर्मा परिवार के बीच? क्या नीलेश जी अपने लीडर को भी राधा के बारे में बताएंगे? इन सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए 153 समुदाय लीडर के शर्त। अब तक वंश जी को अमृता के हालातों पर थोड़ा बुरा महसूस हुआ। तभी करण ने देखा कि उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। अब आगे? करण ने कुछ सोचने के बाद कॉल उठा लिया, जिसके बाद एक उत्साहित लेकिन बूढ़ी आवाज सुनाई दी, क्या मेरी बात मिस्टर करण से हो रही है? ये सुनकर करण ने उस व्यक्ति का अनुमान लगाया जिसकी यह आवाज है और कहा, हाँ, मैं करण हूँ। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर करण, मैं नीलेश ओबरॉय हूँ। ये सुनकर करण को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कर्नल नीलेश इतनी जल्दी संपर्क करेंगे। तभी कर्नल नीलेश ने आगे कहा, मैंने अपने समुदाय लीडर से संपर्क कर लिया है और वह आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन इतना कहकर कर्नल नीलेश चुप हो गए। ये देखकर करण को समझ आ रहा था कि कर्नल नीलेश उसे थोड़ा उत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन करण ने भी अपनी चुप्पी बनाई रखी और एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर के इंतजार के बाद कर्नल नीलेश ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, लेकिन उनकी यह शर्त है कि आपको पुस्तकालय में प्रवेश करने के लिए कुछ मैत्रीपूर्ण युद्ध करने होंगे। ये सुनते ही करण की भौहें सिकुड़ गई और उसने मन ही मन कहा, क्या यह इतना सरल है? लगता तो नहीं है। इतना कहकर करण ने कर्नल नीलेश से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो बताइए कब चलना है? इतना कहने के कर्नल नीलेश की उत्साहित आवाज सुनाई दी, ये बहुत बढ़िया है, हम 2 दिन बाद चलेंगे। ये सुनकर करण ने कॉल काट दिया। तभी वंश जी ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर करण, क्या हुआ है? ये सुनकर करण ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वे मेरी शर्तों के लिए तैयार हैं और 2 दिनों के बाद मुझे जाना होगा। ये सुनते ही वंश जी और महेश जी सब कुछ समझ गए और उनके चेहरों पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि उन्हें नहीं पता कि करण आखिर उन समुदायों के पुस्तकालय के क्यों जाना चाहता है, लेकिन उन्हें यह विश्वास है कि करण कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता है। तभी करण के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने वंश जी को देखते हुए पूछा, वंश जी, वैसे आपने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। ये सुनते ही वंश जी की अभिव्यक्ति बदल गई और उनका चेहरा अचानक ही उदासीन हो गया। वही ब्रजेश का चेहरा भी ज्यादा अच्छा नहीं था, उसके चेहरे पर भी दुख और उदासी के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। जब करण में वंश जी के चेहरे पर छाई उदासीन अभिव्यक्ति देखी तो उसने माफी मांगते हुए कहा, ओह, क्षमा करे, शायद मैंने कुछ संवेदनशील प्रश्न पूछ लिया है, कृपया इसे भूल जाए। ये सुनकर वंश जी की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली और उन्होंने करण को देखते हुए कहा, इसमें कुछ संवेदनशील नहीं है, ये केवल इतना है कि मेरे परिवार में केवल मैं एक अकेला व्यक्ति शेष हूँ। इतना कहकर वंश जी वहां से चले गए। ये देखकर करण को थोड़ी ग्लानि महसूस हुई। तभी साक्षी ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, करण, तुमने उनके जख्मों पर हाथ रख दिया है,
ये सुनकर करण ने भ्रमित होते हुए पूछा, क्या बात है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? ये सुनकर साक्षी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, दरअसल वंश जी ने बहुत पहले ही अपनी पत्नी को खो दिया था, जिसके बाद उनके परिवार में केवल उनका बेटा था जिससे वह बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह उसके साथ काफ़ी कठोर थे। लेकिन एक दिन उनका बेटा एक कार दुर्घटना में मारा गया, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी महीनों तक अकेले ही रहना पसंद किया और फिर समय के साथ वह इस दुख को दबाने में सक्षम हो गए। ये सुनकर करण के मन में कुछ विचार चलने लगे और उसने साक्षी से पूछा, क्या उनके बेटे की शादी हो चुकी थी? ये सुनकर साक्षी ने याद करते हुए कहा, नहीं नहीं, तब वह केवल 20 वर्ष के थे और मैंने इसके बारे में दादा सा से सुना था। ये सुनकर करण ने कुछ नहीं कहा। तभी ब्रजेश जी भी अपनी जगह से खड़े हो गए और वहां से चले गए। ये देखकर करण को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन तभी महेश जी ने करण को देखते हुए कहा, मिस्टर करण, वंश को केवल कुछ समय की आवश्यकता है, जिसके बाद वह सामान्य हो जाएगा। ये सुनकर करण ने अपना सिर हिला दिया। करण वंश जी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आ गया। ये देखकर करण ने कॉल उठा लिया। तभी एक युवती की मधुर ध्वनि सुनाई दी, मिस्टर करण, मैं अहाना हूँ। ये सुनकर करण ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह, क्या आपने भी अपने समुदाय से संपर्क कर लिया है? ये सुनकर अहाना ने अपनी आवाज में थोड़ी हैरानी दिखाते हुए पूछा, क्या कर्नल नीलेश ने पहले ही आपसे संपर्क कर लिया है? ये सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन्होंने 2 दिन बाद का समय दिया है। इतना कहने के बाद करण को कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। तभी अहाना ने अपने स्वर में थोड़ी निराशा के साथ कहा, तो क्या मिस्टर करण अगले हफ्ते मेरे साथ मेरे समुदाय के लिए चलेंगे? ये सुनकर करण ने कुछ सोचते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर अहाना ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हालांकि हमारे समुदाय लीडर ने आपकी शर्तों के बारे में सुना और वह इसके लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। ये सुनकर करण की आंखों में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई दी। तभी अहाना ने आगे कहा, वह चाहती है कि आप राधा को अपने साथ लेकर आए। ये सुनते ही करण की आंखें छोटी हो गई और उसके शरीर से अचानक ही खौफनाक हत्या की आभा निकलने लगी। तभी करण ने अपने स्वर को जितना हो सके उतना शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आप ये चाहती हैं कि मैं राधा को अपने साथ आपके समुदाय में लेकर आऊं? जब अहाना ने करण के कहे गए शब्दों को सुना तो उसका शरीर हल्का सा कांप गया, क्योंकि करण के शब्दों में उसके गुस्से की झलक स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। भले ही यह हल्की सी थी, लेकिन अहाना, जो कि नश्वर क्षेत्र एक स्तर 6 शीर्ष की साधक है, वह इसे महसूस करने में सक्षम है। मिस्टर करण, ये केवल इतना है कि हमारी लीडर शर्मा परिवार के बारे में कुछ विशेष जानकारी बताना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने राधा को भी साथ लाने को कहा है, ताकि वह राधा की पुष्टि कर सके कि वह शर्मा परिवार से है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर करण को मेरी बात समझ आ रही है। ये सुनने के बाद करण का गुस्सा कम हो गया और उसके हत्या की आभा भी धीरे धीरे गायब हो गई। करण को पता था कि हिमपुष्प समुदाय महिलाओं तथा जल विशेषताओं से भरा हुआ है और उन्हें राधा के बारे में भी अवश्य कुछ ज्ञात हो सकता है, अन्यथा वे कभी भी उसे अपने पुस्तकालय में जाने नहीं देते। लेकिन करण को इस बात का भय था कि क्या उसे राधा को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हिमपुष्प समुदाय 4 समुदायों में से एक है जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना संभव नहीं है। भले ही करण खुद वहां से किसी भी हालत में निकल जाएगा, लेकिन राधा के साथ जाने का अर्थ है कि उसे राधा को भी सुरक्षित रखना होगा। वैसे तो करण की शक्तियां काफी बढ़ गई हैं, लेकिन 4 समुदायों में किस स्तर के लोग रहते हैं यह अभी भी अनिश्चित है। करण ने काफी देर तक विचार करने के बाद कहा, ठीक है, मैं राधा को अपने साथ लेकर आऊंगा। इतना कहकर करण ने कॉल काट दिया। करण ने इन शब्दों को कहने से पहले इस पर बहुत विचार किया था। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई परेशानी होती है जिसे संभालना मुश्किल हो, तब करण अर्धरक्ता की सहायता ले सकता है, और यदि परिस्थिति और भी विकट होती है तो वह अर्धविनाशक की सहायता भी ले सकता है। इसके बारे में पुनर्तः विचार करने के बाद ही करण ने अहाना को अपनी सहमति प्रदान की। कॉल काटने के बाद करण साक्षी को देखने लगा, जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। यहाँ तक कि हॉल में मौजूद सभी करण को घूर घूर कर देख रहे थे। ये देखकर करण ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? ये सुनकर राधा ने अपने पलकों को 2 बार झपकाते हुए पूछा, करण, तुम अभी अभी बहुत डरावने लग रहे थे। तुम्हारा चेहरा वह कसाई से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ये सुनकर करण को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी वैभव ने कहा, भैया, ऐसा लग रहा था कि आप किसी को मारने का विचार कर रहे थे। वैभव और अन्य शिष्यों ने करण से निकलने वाली आभा को महसूस किया था। भले ही वे इसके बारे में अस्पष्ट थे, पर उन्हें यह आभा उस आभा से मिलती जुलती महसूस हुई जब वे लोग ब्रह्म दुनिया में फंस गए थे। तब उन्होंने इस तरह की आभा का हल्का सा एहसास किया था। साधना स्तर को देखने के लिए नश्वर क्षेत्र 6 की साधना जरूरी है, लेकिन करण की हत्या की आभा इतनी तेज थी कि इसे सामान्य मनुष्य भी महसूस कर सकता था। करण ने वैभव की बातों का अर्थ समझते हुए कहा, ओह, लगता है कि तुम लोग मुझे गुस्से में देखकर हैरान हो गए थे। ये सुनकर साक्षी ने असमंजस में पूछा, आखिर किसका कॉल था जिससे तुम गुस्सा हो गए थे? ओह, वह केवल एक बूढ़ी महिला है, इसमें अधिक परेशानी नहीं है। करण ने बूढ़ी महिला का शब्द अहाना के लिए प्रयोग किया था। अंततः वह एक 75 वर्ष की महिला है। करण को ये जानकारी सिस्टम द्वारा ही मिल गई थी और उसके अनुमान से अहाना के कम उम्र का दिखना उसकी साधना तकनीक से जुड़ा हो सकता है।
यहाँ तक कि अमन और संग्राम भी काफी बुरे थे, लेकिन देखने में वे 24-25 वर्ष के युवक लगते थे। और तो और कर्नल नीलेश, जिनकी उम्र 90 वर्ष है, वे वंश जी से भी छोटे लगते थे। और करण के अनुमान से यह चीज साधना तकनीकों से जुड़ी हो सकती है। करण की बात सुनकर साक्षी ने अपना सिर हिला दिया और कुछ भी नहीं कहा। तभी करण अपनी जगह से उठकर चला गया। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। वहीं करण उठकर भट्ट परिवार के घर के बाहर बने बगीचे में आ गया और उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। करण के चेहरे पर शंका के भाव झलक रहे थे और वह बेचैनी से अपने कदमों को आगे पीछे कर रहा था। कुछ देर तक घंटी जाने के बाद एक महिला की कोमल तथा परिपक्व ध्वनि सुनाई दी। क्या हुआ करण, क्या कोई बात है? इस ध्वनि को सुनकर करण ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा, नीलिमा जी, क्या आप व्यस्त हैं? ये सुनकर नीलिमा जी ने भ्रमित स्वर में पूछा, मैं व्यस्त नहीं हूँ, क्या कोई परेशानी है? ये सुनकर करण ने कुछ सोचते हुए पूछा, नीलिमा जी, क्या मैं आपके पिछले जीवन से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? इतना कहने के बाद करण को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तभी नीलिमा जी ने कहा, हाँ, आप पूछ सकते हैं। करण को नीलिमा जी के स्वर में थोड़ी उदासी और दुख की भावना महसूस हो रही थी। क्या आप ये बता सकती हैं कि वैभव के पिता का पूरा नाम क्या था? करण ने इस प्रश्न को बड़े ही संभले हुए शब्दों के साथ पूछा था ताकि नीलिमा जी को बुरा महसूस न हो। तभी नीलिमा जी ने कहा, वास्तव में मुझे उनका असली नाम नहीं पता है। ये सुनने के बाद करण के चेहरे पर हैरानी या उत्साह के भाव नहीं थे, बल्कि यह कुछ अजीब था, जैसे कि वह कहना चाहता हो, क्या मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था? अब क्या होगा आगे? क्या नीलिमा जी को सच में वैभव के पिता का नाम ज्ञात नहीं था? आखिर करण नीलिमा जी और वंश जी के बीते हुए जीवन के बारे में क्यों जानना चाहता है? क्या हिमपुष्प समुदाय राधा को किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहता है? इन सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए। 154 गुरु जी कौन है? अब तक नीलिमा जी ने कहा, वास्तव में मुझे उनका असली नाम नहीं पता है। ये सुनने के बाद करण के चेहरे पर हैरानी या उत्साह के भाव नहीं थे, बल्कि यह कुछ अजीब था, जैसे कि वह कहना चाहता हो, क्या मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था? अब आगे, जब करण ने नीलिमा जी की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब नीलिमा जी ने आगे कहा, वास्तव में वह मेरे पिताजी को बेहद गंभीर हालत में मिले थे। उनके शरीर पर हर जगह जख्म के निशान थे और उनकी सांसें भी काफ़ी धीमी चल रही थी। लेकिन मेरे पिताजी ने उन्हें उचित अवसर पर हमारे गांव के वैद्य जी के पास पहुंचा दिया था, जिसके बाद उनका जीवन सुरक्षित हो गया था। हालांकि उन्होंने अपनी यादाश्त खो दी थी, जिसके कारण गांव वाले उन्हें भोला कहते थे, क्योंकि वह काफ़ी भोले थे। इतना कहने के बाद नीलिमा जी कुछ देर के लिए शांत हो गई, क्योंकि उनकी आंखें भर आई थीं और उनकी आवाज़ भी भारी होने लगी थी। तो वह आपके साथ कैसे? करण ने नीलिमा जी के भावनाओं से अनजान होते हुए पूछा। ये सुनकर नीलिमा जी ने कुछ गहरी सांसें ली और आगे कहा, मैं हर रोज उनके लिए खाना लेकर जाती थी और धीरे धीरे हम अच्छे मित्र बन गए थे। जब मेरे पिताजी को इस विषय में पता चला तो उन्होंने मेरी शादी भोला से तय कर दी और हमने भी इसके लिए इनकार नहीं किया था। पूरी बात सुनने के बाद करण की आंखों में हल्की उम्मीद दिखाई दी और उसने हल्के उत्साहित स्वर में पूछा, क्या आपके पास वैभव के पिता की कोई तस्वीर है और क्या आप वह मेरे फोन पर भेज सकती है? करण की उत्साहित आवाज सुनकर नीलिमा जी को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने असमंजस में कहा, हाँ है, मैं आपको भेज देती हूँ। ये सुनकर करण ने कॉल काट दिया और वापस भट्ट परिवार के घर के अंदर चला गया। धीरे धीरे सूर्य की चमक धीमी हो गई और उसे एक लाल रंग की आभा ने घेर लिया। शाम का समय काफी सुहाना लग रहा था। वही करण अपने फोन में एक तस्वीर को बड़े ही गौर से देख रहा था और कुछ विचार कर रहा था। तभी पीछे से युवराज की आवाज सुनाई दी, करण, क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? ये सुनकर करण ने अपने विचारों को विराम लगाते हुए कहा, जरूर। ये सुनकर युवराज खुशी खुशी करण के बगल में बैठ गया। तभी करण ने झिझकते हुए पूछा, युवराज, क्या तुमने कभी वंश जी के बेटे को देखा है? ये सुनकर युवराज ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। ये सुनकर करण के चेहरे पर हल्की निराशा झलकने लगी। जब ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े ब्रिजेश जी ने करण के शब्द सुने तो उन्होंने एक अजीब भाव प्रकट किया और करण को देखते हुए कहा, मिस्टर करण, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। ये सुनकर करण ने पीछे मुड़कर सीढ़ियों पर खड़े ब्रिजेश जी को देखा और अपना सिर हिलाते हुए खड़ा हो गया। ये देखकर ब्रिजेश जी ऊपर की ओर बढ़ गए और उनके पीछे पीछे करण भी उनके साथ चला गया। कुछ देर बाद करण और ब्रिजेश जी एक बेहद खूबसूरत कमरे में आ गए, जिसमें ब्रिजेश जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। ये स्वाभाविक रूप से ब्रिजेश जी का कमरा है, हालांकि यह जितना खूबसूरत है उतना ही सरल है। आप वंश जी के बेटे के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? ब्रिजेश जी ने करण को अजीब भावों से देखते हुए पूछा। ये सुनकर करण की भौहें टेढ़ी हो गई और उसने सामान्य स्वर में कहा, ये केवल इतना है कि मैं बस एक बार यह जानना चाहता था कि वह कैसे दिखते थे। वैसे क्या आप वंश जी के बेटे को जानते थे? ये सुनते ही ब्रिजेश जी के चेहरे पर उपस्थित अजीब भाव गायब हो गए और उसकी जगह दुख तथा पछतावे की भावना प्रकट हो गई, जिसे देखते ही करण के आंखों के कोने फड़क उठे। राघव मेरा घनिष्ठ मित्र था, ब्रिजेश जी ने धीमे तथा स्पष्ट स्वर में कहा, लेकिन करण के कानों ने इसे सुन लिया, जिससे करण की आंखों ने हैरानी की प्रतिक्रिया व्यक्त की। राघव काफी उत्साहित और खुश रहने वाला व्यक्ति था।
भले ही लाख परेशानियां आए लेकिन वह हमेशा खुश रहता था, ब्रिजेश जी ने नम आंखों के साथ कहा। इतना कहकर ब्रिजेश जी ने उस पल को याद किया जब राघव जी ने उन्हें कार से धक्का दे दिया था और खुद भी खुद गए थे, लेकिन फिर वह कभी नहीं मिले। तभी करण ने अपनी बाहों को ऊपर करते हुए पूछा, उनके साथ दुर्घटना कैसे हुई थी? ये सुनकर ब्रिजेश ने घृणा से कहा, मेरे कारण ही उसका ध्यान भटक गया था। इसके बाद ब्रिजेश जी ने करण को उस रात हुई घटना के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद करण के आंखों में भ्रम के भाव दिखाई दिए। तभी ब्रिजेश जी ने अपने बिस्तर के पास रखे गोलाकार टेबल से एक तस्वीर उठाते हुए कहा, यह मेरी और राघव की तस्वीर है। जब करण ने उस तस्वीर को देखा तो उसके आंखों में छाया भ्रम का भाव और भी गहरा हो गया और उसने ब्रिजेश जी को देखते हुए कहा, आप खुद को दोष मत दीजिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें रोकना असंभव है। इतना कहकर करण वहां से चला गया और ब्रिजेश जी अपने बिस्तर पर बैठ गए। ब्रिजेश जी ने आज तक इस ग्लानि को सबसे छुपा कर रखा था, लेकिन आज उन्होंने करण को सब कुछ बता दिया। क्यों, ये वह भी नहीं जानते, लेकिन उन्हें करण को सब कुछ बताने का मन किया। वही करण इस समय बालकनी में खड़े होकर लाल और काले आसमान को देख रहा है। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई है और उसका मन सवालों से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? वंश जी के बेटे राघव जी की तस्वीर वैभव के पिता से मिलती है, लेकिन राघव जी के साथ दुर्घटना मुंबई में हुई थी और नीलिमा जी और वैभव गुजरात में रहते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि नीलिमा जी पहले मुंबई में रहती थी? यह एक अनुमान है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वैभव वंश जी का पोता है। करण ने अपने मन में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढते हुए कहा। तभी करण ने सिर झटकते हुए कहा, मैं इस पहेली को किसी और अवसर पर हल करूंगा। फिलहाल मुझे मुंबई में रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है, ताकि मैं बेझिझक अपने शिष्यों को छोड़कर नीलगिरी समुदाय के लिए जा सकूं। इतना कहकर करण ने कुछ विचार करने के बाद आज की रात यहीं रुकने का फैसला किया। अगली सुबह करण ने सीढ़ियों से उतरते हुए देखा कि ब्रिजेश जी, वंश जी और महेश जी पहले ही हॉल में मौजूद हैं। ये देखकर करण उनके साथ बैठ गया। तभी महेश जी ने कहा, मिस्टर करण, वैसे ब्रिजेश जी के पास एक प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर देना चाहेंगे? ये सुनकर करण ने ब्रिजेश जी को दिलचस्पी से देखते हुए कहा, मुझे ब्रिजेश जी के प्रश्नों के उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। ये सुनकर ब्रिजेश जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर करण, यह कोई जटिल प्रश्न नहीं है, ये केवल इतना है कि यह गुरुजी कौन है। ये सुनते ही करण का चेहरा जम गया और उसने धीरे से वंश जी और महेश जी को देखा, जो उसे देखकर अपना सिर हिला रहे हैं। जब ब्रिजेश जी ने करण के चेहरे का भाव देखा तो उन्होंने अपने चेहरे पर एक शीतल मुस्कान लाते हुए कहा, अगर मिस्टर करण को इस प्रश्न का उत्तर देने में परेशानी हो रही है तो कृपया इसे भूल जाए। जब करण ने इन शब्दों को सुना तो उसे याद आया कि कल उसने भी वंश जी से कुछ ऐसे ही शब्द कहे थे। ये याद आते ही उसने मन ही मन कहा, क्या ये संयोग है? इतना कहकर करण ने अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया और ब्रिजेश जी को मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। दरअसल गुरुजी शब्द वास्तविक में मेरे गुरु को संबोधित करते हैं और मैंने ये कंपनी उनके आदेश पर ही खोली थी और अब मैं इसे नेशनल लेवल पर भी उनके कहने पर ही कर रहा हूँ। करण की बात सुनकर ब्रिजेश जी कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गए। आखिर ऐसा कौन है जो एक 18 वर्षीय युवक को ऐसी क्षमता प्रदान करने में सक्षम है, जिसके आगे बड़े बड़े प्रमुख परिवारों के मुखिया भी अपना अहंकार दबाने के लिए विवश हैं? क्या ऐसा अस्तित्व इस धरती पर मौजूद है? क्या वह कोई महान चिकित्सक हो सकता है अथवा कोई महान ऋषि है? ब्रिजेश जी ने करण के गुरु की कल्पना करते हुए मन ही मन कहा। इतना कहकर ब्रिजेश जी ने उत्सुकता से करण को देखते हुए पूछा, मिस्टर करण, क्या मैं आपके गुरु का नाम जानने के सक्षम हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो कृपया चिंतित न हो। ये सुनकर करण ने एक विचारशील भाव प्रकट करते हुए कहा, नहीं, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मेरे गुरुजी के बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं और वह एकांत में रहना पसंद करते हैं और उनका नाम उनके व्यक्तित्व तथा उनके विचारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है। ये देव है। करण के इतना कहते ही उसके मस्तिष्क में सिस्टम की आवाज सुनाई दी, यस होस्ट। ये सुनकर करण ने मन ही मन कहा, कुछ नहीं। जब ब्रिजेश ने करण के गुरु का नाम सुना तो उसने अनजाने में ही कहा, देव, देव उचित है, उत्तम है। तभी करण ने ब्रिजेश जी को देव नाम के मंत्रमुग्ध स्थिति से निकालते हुए पूछा, ब्रिजेश जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि मुझे मुंबई में एक घर खरीदने के लिए क्या करना चाहिए या फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए? करण की बात सुनकर ब्रिजेश जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आहा, ये जटिल है। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर घरों से ज़्यादा उनमें रहने वाले लोगों की संख्या है। और बात की जाए एक अच्छे और सुरक्षित घर की तो यह और भी मुश्किल है। यहाँ बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने घर को बेचना चाहते हैं। लेकिन ब्रिजेश जी ने उत्सुकता बढ़ाने के लिए अपने वाक्य को बीच में ही रोक दिया। लेकिन उनके इस कार्य से किसी को भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि महेश जी ने भी आलस्य से ब्रिजेश जी के आगे कहने का इंतजार किया। ये देखने के बाद ब्रिजेश जी का उत्साह भी कम हो गया और उन्होंने एक शीतल मुस्कान को बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन एक स्थान है जहां आपको कुछ अच्छे घर देखने को मिल सकते हैं। यह एक तरह का बाजार है जहां आपको कुछ भी मिल सकता है, बस आपके पास उसके लिए उपयुक्त धन होना चाहिए। ये सुनकर करण ने कुछ शब्द दोहराए,
कुछ भी मिल सकता है। इतना कहकर करण ने उत्साहित स्वर में ब्रिजेश जी को देखते हुए कहा, वैसे क्या आप मुझे इस स्थान पर लेकर जा सकते हैं? ऐसे स्थान का अनुभव करना वाकई थोड़ा रोमांचक होगा। ये सुनकर ब्रिजेश जी ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, मैं आपको जरूर लेकर चलूंगा। हालांकि इस स्थान को खुलने में अभी काफ़ी समय, तब तक क्यों न हम मिलकर नाश्ता कर ले। अब क्या होगा आगे? कौन सा स्थान है जहां पैसों के बदले सब कुछ मिल सकता है? क्या करण एक सुरक्षित घर ढूंढ पाएगा? क्या है राघव जी और वैभव के पिता का रहस्य? इन सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए 155 ट्रेडिंग एसोसिएशन। अब तक ब्रिजेश जी ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, मैं आपको जरूर लेकर चलूंगा। हालांकि इस स्थान को खुलने में अभी काफ़ी समय है, तब तक क्यों न हम मिलकर नाश्ता कर ले। अब आगे? ये सुनकर करण ने अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद सभी ने नाश्ता किया और जल्द ही सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से आकाश में चमकने लगा। तभी ब्रिजेश जी ने करण को देखते हुए कहा, मिस्टर करण, हमें अब निकालना चाहिए, क्या आप तैयार हैं? ये सुनकर करण, जो किसी विचार में खोया हुआ था, अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह हाँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। ये कहते हुए वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये देखकर ब्रिजेश जी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर महेश जी और वंश जी को देखते हुए पूछा, क्या आप भी हमारे साथ चलना पसंद करेंगे? ये सुनकर वंश जी और महेश जी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद करण, वंश जी और महेश जी ब्रिजेश जी के साथ उनके कार में बैठ गए और फिर ब्रिजेश जी की काले रंग की डिफेंडर मुंबई के सड़कों पर निकल पड़ी। इस तरफ सलतपुर गांव में गॉड्स एम्पायर कंपनी के अंदर रवि मैनेजर केबिन में बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर उत्साह और खुशी के भाव झलक रहे हैं। तभी केबिन का दरवाजा खुल गया और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने हाथ में फाइल लिए दिखाई दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। जब रवि ने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखा तो उसने खड़े होकर सम्मान से कहा, आह, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आपको मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, आखिर यह आपकी ही कंपनी है। ये सुनकर दरवाजे पर खड़े नारायण जी ने मुस्कुराकर अंदर आते हुए कहा, मैं यहाँ पर केवल एक सेल्स मैनेजर हूँ, इसलिए मुझे अपने पद का सम्मान करते हुए उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों का सम्मान करना आवश्यक है। ये सुनकर रवि ने प्रसन्नता से हंसते हुए कहा, हालांकि आप यहाँ केवल मेरे अधीन हैं, लेकिन वास्तव में आपका पद वह मुझसे भी ऊंचा है। ये सुनकर नारायण जी ने अपना सिर हिला दिया और रवि के सामने खड़े होते हुए कहा, ये सभी बातें छोड़िए, मैं यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट देने आया हूँ, आप इसे एक नज़र देख लीजिए। इतना कहकर नारायण जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल रवि की ओर बढ़ा दिया। ये देखकर रवि ने अपना सिर हिला दिया और रिपोर्ट को लेकर उसकी जांच करने लगा। तभी नारायण जी ने कहा, फैक्ट्री की मरम्मत में कुल 8 लाख रुपए लगे थे और कल अचानक ही हमारे आसपास की शाखा में बहुत अधिक भीड़ दिखाई दी, जिसके कारण उन शाखाओं में उत्पाद की कमी हो गई, इसलिए कल रात को उन शाखाओं में लगभग 50 लाख का उत्पाद भेजा गया है। इतना कहने के बाद नारायण जी के चेहरे पर एक संतुष्टि दिखाई दी। वहीं नारायण जी की बात सुनने के बाद रवि को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे महेश जी ने पहले ही मुंबई में हुई सभी घटनाओं की जानकारी बता दी थी और इसलिए रवि आज बहुत खुश और उत्सुक था। नारायण जी, अब हमें और भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगले 6 महीनों में हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये सुनकर नारायण जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, ओह, ये कैसा बदलाव है? ये सुनकर रवि ने कहा, आपको ये जल्द ही पता चल जाएगा। यहाँ रवि और नारायण जी आपस में बातें कर रहे हैं तो वहीं फैक्ट्री के बाहर काले कपड़ों में कुछ व्यक्ति खड़े हैं। तभी एक व्यक्ति ने आगे खड़े व्यक्ति से कहा, क्या ये वही जगह है? ये सुनकर आगे खड़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। पुलिस वालों को केवल उस युवक के घर और उसकी फैक्ट्री का पता मिला है और उस युवक का नाम करण है। ये सुनकर पीछे खड़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो अंदर चलकर पता करते हैं। ये सुनकर सभी आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे ही आगे चल रहे व्यक्ति ने फैक्ट्री की सीमा में अपने पैर रखे, उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास का स्थान धुंधला हो गया है। तभी वह व्यक्ति धमक की आवाज के साथ फैक्ट्री से 10 मीटर दूर दिखाई दिया। उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस झटके से बेहोश हो गया। जब अन्य काले कपड़े पहने व्यक्तियों ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने अपने कदम तुरंत रोक लिए। इस वक्त उनमें से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। तभी एक व्यक्ति ने अन्य सभी को देखते हुए पूछा, यह क्या था? ये सुनकर दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को घूरकर देखते हुए कहा, क्यों न तुम खुद आगे बढ़कर इसके बारे में ज्ञात करो। ये सुनकर उस व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और धीमे धीमे अपने एक पैर को आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ पल तक इंतजार करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर उस व्यक्ति का डर खत्म हो गया और उसने खुशी से आगे बढ़ते हुए कहा, ओह, ये तो कुछ भी नहीं है, हम बेवजह। इतना कहने के बाद उस व्यक्ति की आवाज़ अचानक ही गायब हो गई और उसका शरीर भी अपनी जगह से गायब हो गया। जब अन्य सभी ने उस व्यक्ति को गायब होते हुए देखा तो उन्होंने उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की और तभी एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, वो रहा। ये सुनकर सभी ने देखा कि वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बेहोश गिरा हुआ है। ये देखते ही उन सभी के माथे पर जल की बूंदें दिखाई देने लगी और तभी एक व्यक्ति ने हल्की कांपती हुई आवाज में कहा, हमें अभी चलना चाहिए, हम बॉस के साथ बाद में वापस आएंगे।
ये सुनते ही उन सभी ने अपना सिर हिला दिया और अपने बेहोश साथियों को उठाकर निकल गए। ये पूरा दृश्य रवि और नारायण जी मैनेजर केबिन में बने खिड़की से देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। इस तरफ मुंबई शहर में करण, वंश जी, महेश जी और ब्रिजेश जी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। तभी करण ने बिल्डिंग पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, ट्रेड एसोसिएशन। ये सुनकर ब्रिजेश जी ने सहमति से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये ट्रेडिंग एसोसिएशन है, अर्थात व्यापार संगठन। यहाँ पर हर तरह का व्यापार किया जाता है, चाहे वो वैध हो या अवैध। इतना कहकर ब्रिजेश जी ने करण की ओर देखते हुए पूछा, आपने ब्लैक मार्केट के बारे में सुना ही होगा। ये सुनकर करण ने मुड़कर महेश जी को देखते हुए कहा, हाँ, मैं एक बार महेश जी के साथ गया था। ये सुनकर महेश जी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर करण, दरअसल भारत में जितने भी ब्लैक मार्केट है वे ट्रेडिंग एसोसिएशन के अधीन हैं और ट्रेडिंग एसोसिएशन का मुख्यालय आपके सामने है। ये सुनकर करण ने आश्चर्य से बिल्डिंग को देखते हुए मन ही मन कहा, ओह, तो यह ऐसा है, आइए चलते हैं। ब्रिजेश जी ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये सुनकर करण भी उनके पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर चला गया और वंश जी और महेश जी भी अंदर की ओर बढ़ गए। अंदर आने के बाद करण एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गया। करण ने देखा कि हॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वे अमीर परिवारों से है। हॉल की सजावट बेहद खूबसूरती से की गई है, यहाँ तक कि हॉल की दीवारों पर लगाई गई तस्वीरें भी एक से बढ़कर एक है। शायद एक तस्वीर की कीमत ही एक घर को खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ब्रिजेश सर, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हैं, एक छोटे कद के व्यक्ति ने ब्रिजेश जी और अन्य लोगों की ओर बढ़ते हुए कहा। उस व्यक्ति की छोटी मूंछें उसे पूरे हॉल में सबसे अलग दिखा रही थी और उसका छोटा लेकिन मोटा शरीर किसी फुटबॉल की तरह लग रहा था। जब ब्रिजेश जी ने उस व्यक्ति को देखा तो उनके चेहरे पर एक परेशानी भरी मुस्कान आ गई और उन्होंने करण, वंश जी और महेश जी से धीमे स्वर में कहा, इसका नाम शीनू है और यह ट्रेडिंग एसोसिएशन में सहायक मैनेजर हैं। इसका मुंह एक बार खुल जाए तो ये बंद होने का नाम ही नहीं लेता, जब तक कि इसके साथ बात कर रहा व्यक्ति यहाँ से चला न जाए। ये सुनकर महेश जी ने धीमे स्वर में पूछा, तो ये यहाँ मौजूद अन्य लोगों को छोड़कर आपके पास ही क्यों आ रहा है? ये सुनकर ब्रिजेश जी ने एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ कहा, एक बार मैंने इसकी कुछ मदद कर दी थी और तब से जब भी मैं यहाँ आता हूँ यह मुझे मिल ही जाता है। ब्रिजेश जी के स्वर में छुपी हुई अफसोस की भावना ये बता रही थी कि उन्हें शीनू की मदद करने पर कितना पछतावा था। कैसे है सर, और बताइए सब बढ़िया? शीनू ने ब्रिजेश जी को चमकती हुई आंखों से देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में ऐसा भाव था कि जैसे कि उसने अपने मसीहा को अपने सामने देख लिया है। ब्रिजेश जी ने शीनू की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। ये देखकर शीनू ने करण, वंश जी और महेश जी को देखते हुए कहा, सर, क्या वे सब आपके साथ हैं? ये सुनकर ब्रिजेश जी ने फिर से अपना सिर हिला दिया। ये देखकर शीनू ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, बताइए सर, ये बंदा आपकी कैसी मदद कर सकता है? क्या आपको कुछ खरीदना है या फिर कुछ बेचना है? जो भी हो, ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सुनकर ब्रिजेश जी ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई। ब्रिजेश जी के इतना कहते ही करण ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई शीनू, बड़े ही मिलनसार हैं, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। करण की बात सुनते ही शीनू के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई, तो वही ब्रिजेश जी, वंश जी और महेश जी के चेहरे पर सदमा झलकने लगा। वैसे आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? शीनू ने करण को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। ये सुनकर करण ने एक सौम्य मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा, हम ये ब्रिजेश जी है जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। उनका कहना है कि आप एक मिलनसार तथा खुशदिल व्यक्ति हैं और यहाँ आपसे ज़्यादा समझदार और कोई भी नहीं मिलेगा। ये सुनते ही शीनू ने अपने कंधे को चौड़ा कर लिया और एक अभिमानी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। ये देखकर करण ने आगे कहा, लेकिन आप में एक कमी है। ये सुनकर शीनू ने करण को अधीरता से देखते हुए पूछा, मुझ में क्या कमी हो सकती है? बताओ बताओ। ये सुनकर करण के होठों के कोने मुड़ गए और उसने शीनू के आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, ये केवल इतना है कि आपको ट्रेडिंग एसोसिएशन की संपूर्ण जानकारी नहीं है। ये सुनकर शीनू ने जल्दी से करण के पास आते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ की हर चीज़ के बारे में पता है। यहाँ तक कि मैनेजर भी मुझसे ही हर चीज़ के बारे में पूछता है। ये सुनकर करण ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, ओह, मतलब कि भाई शीनू हमारी भी मदद कर सकते हैं? ये सुनकर शीनू ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर। बताओ ये शीनू आप लोगों के लिए क्या कर सकता है? ये सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, मुझे केवल एक बड़ा घर खरीदना है। ये सुनकर शीनू ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, बस इतनी छोटी सी बात, आओ मैं आप लोगों को एक से बढ़कर एक घर दिखाता हूँ। उनकी खूबसूरती और विशेषताएं 5 स्टार होटल के बराबर होंगी। इतना कहकर शीनू आगे बढ़ गया और करण, वंश जी, महेश जी और ब्रिजेश जी उसके पीछे पीछे चले दिए। अब क्या होगा आगे? आखिर करण को एक घर खरीदने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? क्या करण के दिमाग में कोई योजना है? कौन थे वे लोग जो फैक्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे थे और वे लोग करण को क्यों ढूंढ रहे हैं? इन सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए।
आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल नेहा 2.0 को ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।